आज हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ थर्ड पार्ट, जो कि एक सीरीज़ चल रही है पूरी की पूरी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट 3, तो इसको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट 3 में हम बताएंगे इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी एग्जांपल्स देंगे कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप्स वगैरह क्या हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट में ही होगी और 10 to 15 मिनट्स में मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। 10 to 15 मिनट्स में पूरा आपको डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP ऑन करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में BOP का पूरा कंपोनेंट्स की एग्जांपल, ताकि आपको क्लियर हो सके। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक तरफ लिख लेता हूँ क्रेडिट्स। क्रेडिट्स मतलब जो हमारे पास इनफ्लोज आए, इनफ्लोज मतलब हमारे कंट्री के अंदर पैसा आया। और दूसरी तरफ लिख लेता हूँ डेबिट। डेबिट मतलब जो हमारे कंट्री से पैसा बाहर गया। तो इनको हम डिफरेंट लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि जो हमारे कंट्री में पैसा आया उस पैसे को हम लैंग्वेज चेंज करके हम उनको रिसीट्स भी कह सकते हैं, और जो हमारे कंट्री से पैसा गया उसको पेमेंट्स भी कह सकते हैं। तो मैंने साइड पे लिख दिया है कि डेबिट्स को पेमेंट्स भी कह सकते हैं और क्रेडिट को रिसीट्स भी कह सकते हैं। तो अब मैं इसके बीच में लाइन खींच लेता हूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो सके। तो सबसे पहले करंट अकाउंट में कौन सी चीज़ आ जाती है? करंट अकाउंट में नंबर 1 आ जाता है, नंबर 1 ए पार्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब भी हम गुड्स बाहर बेचते हैं तो बाहर से डॉलर आते हैं, तो हमें क्रेडिट होता है, हमें रिसीट्स आती हैं, हमें बाहर से पैसा आता है। इससे उल्टा, ओहो मैंने बी कहाँ लिख लिया, इसको ए लिखना था, चलो रब करके लिख लेता हूँ ए उल्टा लिख लेते हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जब भी हम बाहर से इंपोर्ट कराएंगे गुड्स, बाहर से ख़रीदेंगे तो पैसा बाहर चला जाएगा, तो वो डेबिट में आ जाएगा। तो बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब हमारे कंट्री से लोग जाएंगे, हमारे मुल्क से लोग जाएंगे और बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो बाहर से वो पैसा कमा के लाएंगे। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी क्रेडिट का पार्ट है। और इससे उल्टा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर हम किसी बाहर वाले मुल्क या कंट्री या लोगों की सर्विसेज लें तो पैसा उनको देना पड़ेगा, तो पैसा बाहर चला जाएगा, वो पेमेंट्स में आ जाएगा। तो उसके बाद नंबर सी, ट्रांसफ़र पेमेंट्स रिसीव्ड। जो भी हम बाहर से ट्रांसफ़र पेमेंट्स रिसीव करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वन साइडेड होती हैं। तो जो भी हम बाहर से रिसीव करते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स या वन साइडेड पेमेंट्स, तो वो रिसीट्स में आ जाती हैं। मगर हमें भी तो कहीं ना कहीं पे करनी है ना। अगर हमारे कंट्री में कोई डिज़ास्टर आया, तो अगर US हमारी हेल्प कर रहा है, तो अगर अफ़गानिस्तान या नेपाल या हमारे से कोई गरीब कंट्री में आए तो हमें भी तो उसकी हेल्प करनी है। तो जब हम उसको देंगे तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स पेड टू अब्रॉड या मेड टू अब्रॉड, कुछ भी लिख सकते हो। तो जब हमने बाहर दिया तो वो हमारी पेमेंट्स में निकल गया। तो सिंपल वर्ड्स में करंट अकाउंट के ये कंपोनेंट्स हैं। अगर बाहर से आए तो रिसीट्स, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो पेमेंट्स। अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा BOP ऑन कैपिटल अकाउंट। कि कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? वेरी इजी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। हेडिंग बना देता हूँ प्रॉपर। तो इसके भी एक साइड लिख लेते हैं क्रेडिट्स या क्रेडिट, और दूसरी साइड लिख लेंगे डेबिट्स। दूसरी साइड लिख लेंगे डेबिट्स। क्रेडिट जो पैसा आया, डेबिट्स जो पैसा हमारे मुल्क से चला गया। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, ए पॉइंट, वो है बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। अगर हम, अभी मैंने कैपिटल अकाउंट में पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम बाहर वाली कंट्री से बोरो करते हैं पैसा तो हमारी कंट्री में इनफ्लो आता है। तो बोरोइंग्स चाहे असिस्टेंस की फॉर्म में हो या फिर कमर्शियल बोरोइंग्स हो, तो पैसा तो हमारी कंट्री में आ गया, हमारे ऊपर जो है लाइबिलिटी तो चढ़ गई, मगर पैसा तो एक बार कंट्री आ गया ना, तो इसलिए वो क्रेडिट में आएगा, हमारे कंट्री में आएगा पैसा। और इससे उल्टा मैंने फिर से बी लिख लिया, इसको मैं रब करके ए लिखता हूँ। तो अगर हमारे कंट्री से बाहर जाएगा पैसा, मतलब लैंडिंग कर रहे हैं किसी और गरीब कंट्री को, लैंडिंग टू फॉरेन कंट्रीज़। तो अगर किसी और गरीब कंट्री को हम लैंड कर रहे हैं तो पैसा बाहर चला जाएगा, तो उसे डेबिट करेंगे या डेबिट कहेंगे, डेबिट कंपोनेंट कहेंगे, क्योंकि पैसा हमारे कंट्री से निकल गया।
बी पार्ट एफडीआई, बाहर से कोई कंपनी आके अपना डायरेक्ट पैसा लगाए, एंड एफआईआई कि बाहर से कोई कंपनी आए और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद ले बाय फॉरेन कंट्रीज। तो एफडीआई आए या एफआईआई आए तो बाहर से तो पैसा आएगा ना, तो हमारे एसेट्स बन जाएंगे। तो ए पॉइंट इसका था कि लाइबिलिटीज़ चढ़ जाएंगी, बी पॉइंट है हमारे एसेट्स बन जाएंगे। इससे उल्टा दूसरी तरफ लिख लेते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। अब हमारे कंट्री के भी तो कई लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और जो भी हमारे कंट्री के लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो भी तो पैसा हमारे मुल्क से बाहर लेके जाते हैं ना, तो वो डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि पैसा तो हमारे कंट्री से, मुल्क से निकल गया। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज़। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में डायरेक्टली जाके इन्वेस्टमेंट करें तो वो डेबिट अकाउंट में आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने बता दिया क्रेडिट डेबिट दो होते हैं, और कैसे कैसे होते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से एग्जांपल्स दे दिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और इसमें थर्ड टाइप का जो है वो है ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। हेडिंग बना लेता हूँ पहले, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट एक मैंने बताया था जिसमें फॉरेन होल्डिंग्स एंड गोल्ड के रिजर्व्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें भी हम लिखते थे क्रेडिट्स जिसमें पैसा हमारे कंट्री में आता है, और डेबिट्स जिसमें पैसा हमारे कंट्री से जाता है। तो सबसे इसमें एक एक ही है, एक एक ही कंपोनेंट है। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ इंक्रीज इन फॉरेन ऑफिशियल होल्डिंग्स। फॉरेन ऑफिशियल होल्डिंग्स, अगर हमारे पास फॉरेन होल्डिंग्स बढ़ रही हैं, डॉलर्स वगैरह बाहर से आ रहे हैं, इनफ्लोज आ रहा है, या ऑफिशियल होल्डिंग्स जो कंट्री के गवर्नमेंट्स कर रही हैं या फिर आईएमएफ वगैरह कर रहा है वो बढ़ रही हैं, तो वो क्रेडिट्स में आ जाएंगी। और दूसरी तरफ इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व ऑफ गोल्ड, इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व ऑफ गोल्ड, अगर हमारा कंट्री बाहर से गोल्ड खरीदता है, खरीदेगा तभी ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा, और जैसे ही हमारे पास रिजर्व बढ़ेगा तो हमें किसी और को पैसे देके ही गोल्ड खरीदना है ना, तो पैसे तो बाहर चले जाएंगे। तो इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज, अगर हमें कोई फॉरेन करेंसी बाहर से डॉलर खरीदना है या कुछ भी खरीदना है तो हमें अपनी करेंसी तो देनी पड़ेगी ना बाहर, तो वो ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट में आ जाता है। तो ये आपको कंपोनेंट्स आपको याद करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इससे ही सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चलता है आगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। इक्विलिब्रियम सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितना पैसा बाहर से आया उतना ही पैसा बाहर गया। तो बेसिकली रिसीट्स एंड पेमेंट्स दोनों बराबर होनी चाहिए, जितना पैसा आया और जितना पैसा गया। सिंपल वर्ड्स में इट अकर्स व्हेन रिसीट्स एंड पेमेंट्स, रिसीट्स, मैं फिर से क्लियर करके लिख लेता हूँ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स are equal in all accounts। सारे के सारे अकाउंट, चाहे करंट अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, एरर्स एंड ओमिशंस वगैरह हो, तो सारे अकाउंट से मिला के रिसीट पेमेंट बराबर होनी चाहिए इन ऑल अकाउंट्स। ठीक है, इसको हम एक इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि रिसीट्स इक्वल टू पेमेंट्स, रिसीट्स इक्वल टू पेमेंट्स। फिर इसको मैं प्रॉपर बॉक्स शेप में बना देता हूँ, या फिर कोई इसको क्लाउड शेप में बना देता हूँ ताकि ध्यान जाए। पेपर के टाइम आपने इस टाइप की हरकतें करनी है ताकि टीचर का ध्यान यहीं पे जाएगा, और वो ऊपर वाला ना पड़ेगी तो फिर आपको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ कि करंट अकाउंट बैलेंस, के करंट अकाउंट में बैलेंस हो, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट में भी बैलेंस होना चाहिए,
कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस होना चाहिए। इसको रब करके एक बार अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, एरर्स एंड ओमिशंस, इन सबको मिला लें। ओमिशंस को हम दोबारा से लिख लेते हैं रब करके, ओमिशंस। तो ये सबको ऐड करें तो ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ओमिशंस के स्पेलिंग हल्के फुल्के गलत हो गए, वो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आवाज़ मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसके बाद आ जाता है ये सबको अगर मिलाएं तो ये क्या होता है, रिजल्टिंग इन नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया। कभी कभी स्पीड में लिखने से, स्पीड में लिखता हूँ और रात रात को आप देख रहे हैं 2-2, 3-3 बजे वीडियोस बना रहा हूँ, तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, नींद भी आ रही है, मेहनत पूरी की पूरी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो जब भी हमारा इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है तो बाहर से जो पैसा आया और बाहर गया वो बराबर है। तो आरबीआई के जो रिजर्व्स हैं, जो सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना पैसा बाहर से आया उतना ही पैसा बाहर चला गया, तो आरबीआई के पास उतने के उतने ही पैसे रह गए। इससे मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस करते हैं। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसा कि नाम है डिसइक्विलिब्रियम, इसमें क्या है, पेमेंट्स और रसीट्स बराबर नहीं होंगी, पेमेंट्स एंड रसीट्स बराबर नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ, और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें रसीट्स आर नॉट इक्वल टू पेमेंट्स। इसको सिंपल वर्ड्स में लिख लेता हूँ। इट इज़ अ सिचुएशन in which receipts are not equal to payments. Receipts are not equal to payments. फिर एक इक्वेशन सी बना लेता हूँ जिसमें हम लिख लेते हैं कि receipts नॉट इक्वल टू पेमेंट्स। रसीट्स और पेमेंट्स बराबर नहीं होती, जो पैसा बाहर से आया और जो पैसा बाहर गया वो बराबर नहीं है। पेमेंट्स को दोबारा लिख लेते हैं, रसीट्स आर नॉट इक्वल टू पेमेंट्स। इसको थोड़ा सजावट कर लेते हैं, दिखावे का ज़माना है आजकल, तो दिखावा भी करना ज़रूरी है। तो इसके नीचे लिख लेते हैं कि जो भी करंट अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, इसके कंपोनेंट 3 हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये तो आपको पता ही है। तो ये तब होता है कि जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस ऑफिशियल नहीं, सॉरी, एरर्स एंड ओमिशंस, एरर्स एंड omissions, errors and omissions not equal to zero, not equal to zero। मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स के जब तीनों अकाउंट के बैलेंस को हम मिलाते हैं तो ये ज़ीरो नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम तो होता है, मगर कितने टाइप का होता है। बेसिकली 2 टाइप का होता है, सरप्लस और डेफिसिट। तो मैं प्रॉपर हेडिंग बना देता हूँ पहले, टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग बनाता हूँ सरप्लस बीओपी, नंबर 1 या ए, सरप्लस बीओपी। तो बीओपी सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होता है, जब बाहर से जो पैसा आया है वो ज़्यादा है और हमारे कंट्री से जो पैसा गया है वो कम है। तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच रसीट्स, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच रसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स, रसीट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स। मतलब इनफ्लोज ज़्यादा हुए हैं और हमारे कंट्री से आउटफ्लो कम हुआ है, तो हमारे पास सरप्लस बच गया है।
अब अगर इसको और डिफरेंट तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हो वही वाले 3 फॉर्मूले, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। इन सबको तीनों को प्लस करें तो आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब कुछ ना कुछ हमारे कंट्री में बच रहा है, ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव बच रहा है हमारे कंट्री में। तो जब भी इस टाइप का कुछ होता है तो हमारे कंट्री में ज़्यादा पैसा आता है। तो इससे क्या होता है, इससे इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होती है, हमारे कंट्री के पास बाहर से डॉलर्स आते हैं, तो इट रिजल्ट्स इन इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से डॉलर्स वगैरह आते हैं, इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन फंड्स, फॉरेन एक्सचेंज भी कह सकते हो, फॉरेन फंड्स भी कह सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज लीडिंग टू इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। तो जब हमारे कंट्री में ज़्यादा डॉलर्स आएंगे तो हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री में जो हेड बैंक होता है सेंट्रल बैंक, उस कंट्री के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा बीओपी ऑन मतलब सरप्लस बीओपी, जिसमें हमें फ़ायदा होता है, और बी पार्ट डेफिसिट बीओपी, जिसमें हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। मतलब बाहर से जो पैसा आ रहा है वो कम है और यहाँ से जो बाहर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा, मगर फ़िलहाल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डेफिसिट बीओपी होता क्या है। तो आप लिखोगे इट इज़ अ सिचुएशन इन विच receipts आर लेस देन पेमेंट्स, receipts आर लेस देन पेमेंट्स। तो ये उसका थोड़ा अपोजिट हो गया, receipts कम है, पेमेंट्स जो है ज़्यादा कर दिए। और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस लेस देन ज़ीरो। मतलब इन तीनों का टोटल करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब उल्टा हमारे कंट्री से पैसे चले गए, ठीक है, नेगेटिव आएगा। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ मनी या आउटवर्ड फ्लो ऑफ मनी, कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से, आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारे पास डॉलर बचे होते हैं वो आउटफ्लो हो जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज, लीडिंग टू, उससे उल्टा ही लिखना है, लीडिंग टू डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स, लीडिंग टू डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। तो जब पैसा बाहर चला जाएगा तो हमारे सेंट्रल बैंक, जो हेड बैंक है हमारे कंट्री का, जो इंडिया में आरबीआई है, यूएसए में फेडरल रिजर्व्स हैं, उनके पास पैसे कम रह जाएंगे, ठीक है। तो ये डेफिसिट से उल्टा था। तो ये टाइप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। अब ये डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है।